Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर 10 जो कि है क्लास 12 का उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो है आज हम लोग थ्री ये क्वेश्चन है इनको समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सेबी के। ठीक है, कि सेबी को जो है इस्टेब्लिश तो किया गया, उसको इस्टेब्लिश करने के बाद क्या उसके उद्देश्य हैं, क्यों वो कैसे क्या काम करता है, काम करने के लिए क्या उसके ऑब्जेक्टिव है उसको। देन आफ्टर ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद हमें ये बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। नेम द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑफलाइन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज that is legally enforceable and helps to settle dispute claims between the investor and the broker। मतलब उस डॉक्यूमेंट का आपको नाम बताना है जो कि ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है और वो लीगली इन्फोर्सेबल है, मतलब लीगली वो माना भी जाता है, वैलिड भी, कि जब कहीं ऐसा डिस्प्यूट हुआ या कोई जो है सेटलमेंट करना है तो वहाँ पे उसको हम एज एन प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को आपको बताना है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, सेबी क्या होता है, जैसे सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब ऐसी प्लेस, ऐसी जगह जो कि सिक्योरिटीज़ का मतलब जो एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे ही सारा ट्रेडिंग होता है ना, सिक्योरिटीज़ का परचेज सेल सब कुछ होता है। तो जो उस पर कंट्रोलिंग करता है, रूलिंग करता है, वो जो है उसको हम सेबी के नाम से कहते हैं, यानी सेबी गवर्न करता है स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक, तो अब उसके हमें ऑब्जेक्टिव्स देखना है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज मार्केट फंक्शनिंग, मतलब कि ये स्टॉक एक्सचेंज के जो है फंक्शन को रेगुलेट करता है ना, कि प्रॉपर कैसे होना है, स्टॉक एक्सचेंज सही से काम कर रहा है कि नहीं, काम करने का मतलब वो ट्रेडिंग सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है इम्प्रॉपर मैनर या फिर कहीं कुछ माल फंक्शन हो रहा है या मतलब कुछ गलत हो रहा है इन्वेस्टर के साथ में। तो वो प्रॉपर रूलिंग रखना सेबी का ऑब्जेक्टिव है। ओके, it looks to provide a secure place for raising funds by the issuer of securities, मतलब ये जो है बहुत ही सिक्योर प्लेस माना जाता है कौन सा स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि यहाँ पे हम फंड्स को रेज करते हैं और इशू करते हैं सिक्योरिटीज़। इस वजह से इसको रेगुलेट करना, इसकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करते रहना, ये सेबी का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है इट वर्क्स ऑन प्रोवाइडिंग द इन्वेस्टर्स विद द गाइडलाइंस विच इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो है जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई हैं सेबी ने उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इट वर्क्स ऑन प्रोवाइडिंग द इन्वेस्टर विद द गाइडलाइंस विच इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, मतलब सेबी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है सिक्योरिटीज़ में। गाइडलाइंस का मतलब जो है कि कुछ बताए गए हैं कि आप ऐसे इस तरीके से, अगर आपके पास इतना मनी है तो आप कहाँ, जैसे कि आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर डिबेंचर्स में या बॉन्ड में या वॉट एवर, जो भी उस टाइम में करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल सिक्योरिटीज़ होगी उसमें पूरा गाइडेंस देता है कि आप इस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर बेटर रिटर्न्स के लिए। सेबी हेल्प्स विथ reliable and adequate information about companies which helps companies in proper investment decision। सेबी ये भी हेल्प करता है कि वो जो भी कंपनी जिसको फंड की ज़रूरत है, जो एज एन है, ठीक है, उस कंपनी की रिलायबल और एडिक्वेट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि क्या प्रॉपर विच हेल्प्स कंपनीज इन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिससे कि वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल होता है। भाई अगर आपको पैसा लगाना है किसी कंपनी में, है ना, इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो जब तक आपको किस कंपनी में लगाना है आपके पास कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स और मतलब कंपनी के बारे में अवेयर नहीं होगा, आप कैसे लगाओगे, आपको क्या पता कौन सी कंपनी अच्छा रन कर रही है या पुअर परफॉर्मेंस दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं आपने मान लीजिए एबीसी कंपनी में लगाया बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कि उस कंपनी का क्या रेट चल रहा है इस समय, वो कैसा लीड कर रही है,
और बिना इन्फॉर्मेशन के आपने लगा दिया और ओवर अ टाइम मतलब 1-2 महीने बाद देखा कि आपका पैसा तो डूबता ही जा रहा है। और वही अगर आपने सेबी की गाइडलाइंस को पढ़ा, उसके जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है ऑनलाइन पे वो सारा कुछ देखा, उसके बाद आपने मतलब अपनी अवेयरनेस को जो है बढ़ाया, उसके बाद आपने इन्वेस्ट किया है, तो फिर आप उससे जो है एक सही डिसीजन ले पाओगे और उसके बेटर रिजल्ट्स भी इन फ्यूचर में देखोगे। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, उनको मॉनिटरिंग करता है उसके फंक्शन, और जो है एज एन इन्वेस्टर को सिक्योर प्लेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन्वेस्टर को भी, और जो इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज़ है यानी कंपनी जिनको पैसों की ज़रूरत है उनको भी वो सिक्योर प्लेस। भाई अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो उन्हें भी तो वो प्लेस चाहिए कि कहाँ से मैं किस जगह पे जाके मैं मांगूँ पैसा पब्लिक से। तो फिर वो स्टॉक एक्सचेंज ही एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ से वो अपने फंड को रेज करने के लिए डिमांड कर सकते हैं। ठीक, रेगुलेट करता है, सिक्योर प्लेस प्रोवाइड करता है। फिर कह रहा है हमारा कि ये इन्वेस्टर को गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, और इंफॉर्मेशन भी देता है, एडिक्वेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस दैट हैपन इन सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग। यानी कि जो भी सिक्योरिटीज़ के ट्रेडिंग में माल प्रैक्टिसेस जो है हो जाती है उनको रोकता है, प्रिवेंट करता है। माल प्रैक्टिसेस क्या हो गई, जैसे कि हम ट्रेडिंग, मान लीजिए रिलायंस के शेयर्स मार्केट में इशू होने वाले अगले महीने, जो कि है मान लीजिए 150 रुपये का। अब माल प्रैक्टिस जैसे कि कंपनीज के जो इंसाइडर हैं, जो है उसके एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ है, हायर स्टाफ है, मतलब जैसे मैनेजर हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, इनको पता है कि अगले महीने ये सिक्योर शेयर का प्राइस 150 रुपये में इशू होना है। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि आगे कुछ महीने में उन्हें पता होता, वे अवेयर होते कि हाँ आगे अगले 2-4 महीने हम इसके प्राइस राइज कर देंगे, मतलब 200-250 तक। तो उससे क्या होता है कि वो खुद से ही परचेज कर लेते हैं अपने से ही, कि जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सके, या उसके प्राइस बढ़े हैं तो उस टाइम पे वो उसे बेच देंगे, उन्हें पता होता है। तो ये जो माल प्रैक्टिसेस है, मतलब कि आप फ्रॉड कर रहे हो, आप चीट कर रहे हो पब्लिक के साथ, आप प्रॉफिट अर्न ज़्यादा करने के चक्कर में आप शेयर्स को होल्ड कर रहे हो, या अभी खरीद ले रहे हो बाद में ज़्यादा से ज़्यादा बेच दोगे, जबकि पब्लिक को इसके बारे में अवेयर नहीं, तो मे बी उनको लॉस हो सकता है, वो ना खरीदे, वो सोचे अभी तो आया अभी ना खरीदे, हम बाद में खरीदें, तो वो लॉस सफ़र करे। तो ये सब पे जो है पूरा मॉनिटरिंग करते रहना, उसको देखना, और कहीं पे भी ये ऐसी प्रैक्टिसेस अगर हो रही हैं तो उनको रोकना। ठीक है, दीज माल प्रैक्टिसेस इंक्लूड इनसाइडर ट्रेडिंग, इसी को हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी शेयर मार्केट में इशू होने से पहले किस रेट पे जाएगा, क्या जाएगा, ये कंपनी के इनसाइडर जितने भी लोग होते हैं उनको अवेयर होता है, इसी वजह से इसका नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कंपनी के अंदर ही ट्रेडिंग शुरू हो जाना, आपस के ही लोग, ये प्राइस हो रहा, वो प्राइस हो रहा है, शेयर को होल्ड करना, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें, फिर इस प्राइस पे हम मार्केट में इशू करेंगे, अभी खरीद लें या सेल कर लें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, नॉन एडरेंस टू कंपनीज एक्ट, या फिर कंपनीज एक्ट में जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए उसको फॉलो ना करना, उसके बियॉन्ड वर्क करना, वायलेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एट्सेट्रा। ठीक है, कि रूल्स और रेगुलेशन को वायलेट करना, उसमें बताया है कि नहीं आप इसी प्राइस पे इशू कर सकते, इससे कम प्राइस नहीं होना चाहिए, ये रूल्स बताए गए, इसके अकॉर्डिंग आपको शेयर इशू करना है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन सब को बियॉन्ड कर देना, उसके ऊपर जाके आप जो है कुछ ऐसा काम करते हो, तो उन सबको रोकने के लिए कौन है, देयर इज़ अ सेबी, जो कि ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग को, नॉन एडरेंस ऑफ कंपनीज एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन के वायोलेशन को रोकता है। SEBI aims to preventing such malpractice so as to maintain investor trust। उसका एम ही है कि वो प्रिवेंट कर सके उन सारी माल प्रैक्टिसेस, यानी कि गलत जो है जो भी धारणाएं या प्रैक्टिसेस होती आ रही है मार्केट में उसको रोकना, जिससे कि वो इन्वेस्टर का ट्रस्ट मेंटेन कर सके। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ट्रस्ट के साथ अपना पैसा लगाएगा इसी एम से कि हाँ उसको अच्छा रिटर्न मिले, मार्केट आगे ग्रो हो। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हुई तो उसका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए वो इन सारी माल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करता है। टू डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट which involves all intermediaries such as merchant bankers, underwriters, broker, etc। ये सेबी एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एक रूल रेगुलेशन या गाइडलाइंस डेवलप करता है, जिसमें कि इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए भाई, रूल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, एक तरीके से
कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ कानून बताए गए हैं, ठीक है। वो उसको बनाता है किसके लिए? ऑल इंटरमीडियरीज सच एज मर्चेंट बैंकर, यानी कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए काम करते हैं, मतलब कि मर्चेंट बैंकर हो गए, अंडर राइटर्स हो गए, ब्रोकर हो गए, ठीक है। इन सबको एक रूल्स बताए गए, एक कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए बताया गया है, जिसको फॉलो करते हुए ही उन्हें ट्रेडिंग स्टार्ट करना होगा। मतलब ये वो इंटरमीडियरीज हैं जो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में आते हैं, यानी कंपनी ने अपने शेयर्स मर्चेंट बैंकर को दे दिए, मर्चेंट बैंकर अब जो है इन्वेस्टर तक ये शेयर बेचेगा और वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक। तो उनको ये सारी ट्रेडिंग करने के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही उन्हें काम करना होता है। सेबी प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल इन्वायरमेंट फॉर ऑल द इंटरमीडिएरीज सो दैट ऑल ट्रांजेक्शन कैन बी कंडक्टेड बाय फॉलोइंग फेयर प्रैक्टिस, ठीक है। सेबी जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव, जिससे कि जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं वो जो है फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करें, ओके। ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो भी अपना प्रॉफिट कमीशन अर्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है इन्वेस्टर को भटका रहे हैं, कुछ और भी उनके साथ गलत करें, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए ही जो है अपना प्रैक्टिस करना होता है। अब कोड ऑफ कंडक्ट में देखिए क्या क्या चीज़ें जैसे आ सकता है, या कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो जाता है कि एक तरह से रूल्स रेगुलेशन कि हाँ आपको ये रूल्स को फॉलो करते हुए, जैसे हम मान लीजिए स्कूल की बात करें, बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि उन्हें यूनिफॉर्म पहन के आना, प्रॉपर शूज़ पहन के आ रहे हैं, उनके नेल्स कट होने चाहिए, हेयर्स कट होने चाहिए, प्रॉपर टाई होने चाहिए, हेयर्स अगर गर्ल्स हैं तो, और बच्चों के भी बॉयज़ हैं तो उनके प्रॉपर फॉर्म होने चाहिए। ये सारे रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट हो गए जिन्हें फॉलो, और प्रॉपर बैग होना चाहिए उनके साथ, उनका टिफिन बॉक्स, लंच, ये सारा कुछ होना चाहिए, वाटर बॉटल होनी चाहिए। तो ये रोज़ फॉलो करते हुए ही एक बच्चा स्कूल जाता है। वैसे ही आपके मर्चेंट बैंकर, प्रोफेशनल्स से अंडर राइटर्स, ब्रोकर, इन सबको भी फॉलो करते हुए ही जो है करना होता है। अब जैसे क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि जो भी इन्वेस्टर है आपको उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि उनके इंटरेस्ट के साथ कोई छेड़खानी से, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसने आपने पैसा ले लिया और फिर जाके कहीं ऐसी सिक्योरिटीज़ में लगा दिया जिससे उसको लॉस होना, जिससे कि आप इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसा लगाओ, उसको मिसलीड करो, नहीं आप यहाँ पे फिर से लगाओ, इस तरह से नहीं। आपको उसके ये आपको एक तरह से ओथ लेना है कि आपको इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड फेयरनेस को मेंटेन रखना है डेली बिजनेस में, यानी कि आपको ऑनेस्टी के साथ करना होगा बिजनेस, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट में आती हैं, ओके। चलिए, इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया। अब हम 6 की ओर बढ़ते हैं। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NSE। हमें अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्या ऑब्जेक्टिव है उनको बताना है। हमने सेबी के देख लिए, अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के देखते हैं। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। इट वॉज एम्ड एट सेटिंग अप अ नेशनल ट्रेडिंग फैसिलिटी विच डील्स विथ ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। इसका एम होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये एम है कि वो नेशनल ट्रेडिंग फैसिलिटीज जो है सेट करे, इस तरह से बनाए कि नेशनल, मतलब कि अगर हम जैसे इंडिया में रह रहे हैं तो नेशन हमारे इंडिया में कितने, जितने भी हैं, मतलब 25-26 जितने भी नेशन, आई थिंक अब तो 28 हो गए, मुझे नहीं हूँ मैं ज़्यादा अवेयर इससे, ठीक है। बट जितने भी नेशन है वहाँ पे हर स्टेट के लोग प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकें, ये NSE का एम है। मतलब अगर बिहार है, पंजाब है, हरियाणा, चंडीगढ़, वॉट जो भी स्टेट है, वहाँ का हर बंदा सही उसको गाइडेंस मिले, प्रॉपर उसको ट्रेडिंग फैसिलिटी मिले कि वो उस स्टेट में, ऐसा नहीं उसे ट्रेड करना है तो उसे दूसरा स्टेट जाना पड़े या किसी दूसरी जगह पे, ऐसा नहीं, उसको वहीं अपने ही स्टेट से ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिलनी चाहिए विच डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। और इसके लिए उसमें सभी तरह की सिक्योरिटीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ इस कंपनी के शेयर सिर्फ जो है बिहार स्टेट में अवेलेबल है, पंजाब में नहीं है, ऐसा नहीं, सारी सिक्योरिटीज़ आपकी हर स्टेट में अवेलेबल हो। तो ये एम है NSE का। दिस सिस्टम इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर, और इसी वजह से ये सिस्टम, मतलब कि नेशनल ट्रेडिंग फैसिलिटी का सिस्टम जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है इन्वेस्टर का, क्योंकि उसको पता है मैं यहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आके जो है प्रोहिबिट
हो रहा हो कि मैं यहाँ पे तो कर ही नहीं सकता, मैं लिमिट हो रहा हूँ कि मुझे अगर इस शेयर के मार्केट अच्छे दिख रहा है ये शेयर आगे अच्छे रिटर्न्स देगी इन फ्यूचर में, तो मैं यहाँ से नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मुझे दिल्ली या बिहार जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप अपने स्टेट से उस सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला एम हो गया सेटिंग अप नेशनल ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसमें कि आपकी डील करता है ये ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। ओके, सेकंड है ऑब्जेक्टिव, इट प्रोवाइडेड एन ईजी एंड इक्वल एक्सेस थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द सिक्योरिटीज। अब जब नेशनल ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो गई तो ठीक है, आपके पास है तो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे उसको कम्युनिकेट करेंगे, वो भी तो एक टास्क है हमारा चैलेंजिंग, तो उसको भी इसने ईजी कर दिया है। इट प्रोवाइडेड एन ईजी एंड इक्वल एक्सेस थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क इस टाइम पे क्या है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन के थ्रू यानी कि वेबसाइट्स हैं प्रॉपर, जिसमें कि वो ईजिली पूरा फॉर्मेट उनका बना हुआ है, इस तरह के सॉफ्टवेयर वहाँ पे लगे कि ईजी आप जो है थोड़ा बहुत सीख के फिर आप अपना इन्वेस्ट करो और ईजिली एक्सेस भी कर सको। यानी आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके अपने शेयर्स के, बॉन्ड्स के, डिबेंचर्स के रेट्स देखने हैं, उनका पास्ट फीडबैक देखना कि वो कैसा काम कर रही है, उसको देख के समझ के फिर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये सारा कुछ ईजिली और इक्वली का सेंस ये हो गया कि सभी इन्वेस्टर के लिए सेम फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए, हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तो हम जो फॉर्म फिल करते हैं वो सेम होता है ना हर बच्चे के लिए, वो कोई भी स्टूडेंट है वो सबको सेम फॉर्मेट होता है। वैसे ही जो है इक्वल एक्सेस है सभी इन्वेस्टर के लिए। ये नहीं है कि जो थोड़े हाई क्लास इन्वेस्टर उनके लिए कुछ और फॉर्मेट हो, मीडियम क्लास इन्वेस्टर उनके लिए कुछ और है, जिनका बिल्कुल ही लो इन्वेस्टमेंट प्राइस है, मतलब 500 रुपये से इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए कुछ और नहीं, सबके लिए इक्वल एक्सेस है। ठीक है, विच इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द सिक्योरिटी, और जिसकी वजह से सिक्योरिटीज़ की लिक्विडिटी भी बढ़ती है। यानी कि हर तरीके के लोग अगर सेम फॉर्म भरेंगे तो जितना जिसके पास मनी होगा, जितना जिसके पास सेविंग होगा, वो हर कोई इन्वेस्ट करेगा, हर कोई रोज सेल परचेज करेगा, तो उससे लिक्विडिटी भी मेंटेन रहती है। यानी जब जिसको पैसा की ज़रूरत है उसने अपने सिक्योरिटीज़ को सेल किया और जो है मनी को ले लिया, ठीक, इन कैश फॉर्म में। ओके, अब इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। It was looking to provide transparency and fairness in securities dealing by using electronic trading system. ओके, इट वॉज लुकिंग टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, मतलब अब इसने प्रोवाइड तो कर दिया इजी और इक्वल एक्सेस, लेकिन अब इसको क्या ये भी तो देखना है कि वो काम सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं उसमें कुछ फ्रॉड हो रहा है, चीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको ये चेक भी करना होता है, तो इसके लिए इस प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन सिक्योरिटीज़। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, यानी कि ये सब मॉनिटर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कि ऑनलाइन सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट भी रहे, फेयर भी रहे। यानी कि अगर कोई हम जो है मान लीजिए कि हम अगर हम फर्स्ट टाइम एज ए बिगनर है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या ट्रस्ट करेंगे, पहले हम सोचेंगे यार पहले देखते हैं, या पहले थोड़ा सा पैसा लगा के देखते हैं, इन केस अगर कुछ गलत हो गया तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना उठाऊँ, रिस्क ना उठाऊँ, थोड़ा लगाती हूँ कि ठीक है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ एक मतलब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ साफ बताया गया है, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, एंड फेयरनेस इन सिक्योरिटी, और सिक्योरिटीज़ के जो है जो डील है, ट्रेडिंग है, वो सब कुछ फेयर हो, उसमें कुछ भी जो है फ्रॉड चीट वाली बात ना हो। तो ये सारा कुछ एनएससी देखता रहता है। ओके, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को जो है चेक करता हो जो है। अब जैसे मान लीजिए जो भी आपने फॉर्म भरे एडमिशन्स के लिए, उसको भाई बाद में कोई चेक भी तो करेगा, अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या इनकरेक्ट है तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के ही माध्यम से तो हो पा रहा है ना, ऐसे तो नहीं हो पा रहा है। तो वैसे ही शेयर में भी जो भी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस सिक्योरिटी डीलिंग हो रही है, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम का यूज़ करके ये चीज़ प्रोवाइड कर पाते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है और सिक्योरिटीज़ में फेयर डील हो रहा है। ओके, it enabled faster settlement by having shorter settlement cycle. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम हो गया है, तो इसकी वजह से जो सेटलमेंट्स हैं हमारे बहुत ही स्पीडी हो जाते हैं, बहुत ही फास्टर वे में होते हैं बाय हैविंग शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल। यानी जैसे किसी ने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए 3 महीने, तो 3 महीने बाद जब वो सेटल करने आएगा अपनी सिक्योरिटीज़ को, यानी कि उन्हें सेल करके वो पैसा लेने आएगा, तो जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के वजह से वो बहुत ही फास्टर मोड में हो गई। जैसे मान लीजिए पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं था
आपको जाके खुद प्रेजेंट होना पड़ता था, ऑफिस जाना पड़ता था, शेयर सिक्योरिटीज़ मार्केट के, स्टॉक एक्सचेंज के वहाँ गए, अपना जो है शेयर का डॉक्यूमेंट दिया, देन फिर हो रहा, मान लीजिए 1 दिन या 2 दिन लगा आपके अकाउंट में आने में, तो ये टाइम भी उन्होंने कम कर दिया कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, यानी कि तुरंत आपने वेबसाइट ओपन करी उस कंपनी की जिसके शेयर आपने परचेज किए, और तुरंत ही जब आपने सेल किया, सब कुछ आपका ऑन द हैंड है, आपके 1 क्लिक पे है। आपने वहाँ पे सेल डाला, सेल करते ही तुरंत के तुरंत सब कुछ आपको तुरंत पैसा मिल गया, तुरंत ही बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम ने इसको फास्टर सेटलमेंट में भी कन्वर्ट कर दिया और बहुत ही कम टाइम में सेटलमेंट हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इट वॉज लुकिंग टू फुलफिल द बेंच मार्क एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये जो है इसका एनएससी का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये अपने नेशनल में तो इसने ग्रोथ किया ही किया, साथ ही जो इंटरनेशनल बेंचमार्क हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क है, उनको भी कंप्लीट किया है स्टॉक एक्सचेंज में। यानी कि अब हम नेशनल वाइड नहीं, कंट्री वाइज भी अपना जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बेंचमार्क में जैसे कि उन्होंने बताया कि अब शेयर और डिबेंचर्स के अलावा उन्होंने डेरिवेटिव्स भी जो है, डेरिवेटिव मार्केट डेवलप किया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, ट्रेडिंग शुरू किया इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी, और जो है बॉन्ड्स में भी। तो ये सारी चीज़ें को स्टॉक एक्सचेंज में लाना और इस सब में डील करना, तो एक ये ग्रोथ दिखाता है कि हाँ, इसको जो है जो भी बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, वो भी ये कंप्लाई कर रहा है, उसको भी फुलफिल कर पा रहा है। यानी कि इन्वेस्टमेंट का दायरा अब नेशन वाइड से जो है इंटरनेशनल वाइड की ओर लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये 5 हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए, जिसमें से पहला है हमारा, इसका एम क्या है कि ये नेशनल ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक, जिसमें कि सारी तरह की सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, ठीक। पहला हो गया नेशनल ट्रेडिंग फैसिलिटी विद ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंड है ये, अब जब इसने नेशनल ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की, तो नेचुरल सी बात है अब उसका ईजी एक्सेस और इक्वल एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू इजी एंड इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करता है। फिर थर्ड हमारा कहता है, इट वाज लुकिंग प्रोवाइड, हाँ, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन सिक्योरिटी डीलिंग, यानी कि जो भी सिक्योरिटी डीलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, वो ट्रांसपेरेंट और फेयर वे में होनी चाहिए। ये थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर फोर्थ कह रहा है, क्योंकि अब ये सब कुछ हो रहा है तो ये फास्टर मोड भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जब सेटलमेंट करना है तो अब 1 से 2 दिन का भी वेट क्यों करना, इंस्टेंटली सब कुछ एक क्लिक में होना चाहिए। जैसे ही आपने सेल किया, इंस्टेंटली, हार्डली 10-15 मिनट या विदिन 1-2 आवर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, ओके। या जब आप परचेज कर रहे हो तो विदिन 1 से 2 आवर आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो और आप इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा सको। फिर फिफ्थ कह रहा है कि इसने इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के भी बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है, फुलफिल कर लिया है, ठीक है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे एनएससी के भी। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, जिसमें कि हमें डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल हो और हेल्प करता हो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, ओके। Name the document prepared in the process of online trading of securities that is legally enforceable and helps to settle dispute claims between the investor और ब्रोकर, यानी कि जो इंटरमीडियरीज आपके क्या है, ब्रोकर है और इन्वेस्टर के बीच में अभी कभी भी कोई डिस्प्यूट या क्लेम आए तो उसको सेटल करने के लिए वो डॉक्यूमेंट हेल्प करे, यानी वो एज एन एविडेंस की तरह काम करे, जिसको हम दिखा के कह सकते हैं कि देखो इस तरह की ट्रेडिंग हुई है, इसमें सब कुछ मेंशन है और इसके बिहाफ पे फेयर या ट्रू डिसीजन लिया जा सके, ओके। वंस द ट्रेड इज कंडक्टेड, जब भी एक बार ट्रेड कंडक्ट यानी कि सेलिंग परचेज स्टार्ट होता है, द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, मतलब उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट नोट, कि जब भी कोई ट्रेड स्टार्ट करना होता है या होता है तो ब्रोकर, यानी कि ब्रोकर वो पर्सन होता है जो कंपनी से जिसका लिंक होता है, कंपनी उसे अपनी सिक्योरिटीज़ दे देती है और वो फिर फर्दर आगे उसको ट्रांजैक्शन या ट्रेड करता है इन्वेस्टर के साथ में। तो वो किस बिहाफ पे, किस डॉक्यूमेंट के बेस करते, वो है कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है। तो वो ब्रोकर इशू करेगा कॉन्ट्रैक्ट नोट। द कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स नंबर ऑफ शेयर्स, इस नोट में क्या क्या होते हैं, पहली चीज़ कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स, यानी इसमें बताया जाता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर उस पर्सन ने या इन्वेस्टर को मिले हैं, ठीक है। दैट आर सोल्ड एंड ब्रॉट, नंबर ऑफ शेयर दैट आर सोल्ड एंड ब्रॉट प्राइस, यानी कि जो भी नंबर ऑफ शेयर खरीदे गए हैं या बेचे गए हैं
उनका प्राइस और उनके नंबरिंग, ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ द डील एंड द ब्रोकरेज चार्जेस, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में सब कुछ होता है, नंबर ऑफ शेयर, उसका सेल प्राइस, परचेज प्राइस, किस दिन किस समय खरीदा गया है, ठीक है, और ब्रोकरेज चार्जेस क्या है। तो ये सारा कुछ उसमें लिखा होता है, मेंशन होता है, जिससे कि आप कभी भी जब फ्यूचर में सेटलमेंट करना होता है तो सब कुछ उसमें गिवन है, तो ईजी हो जाता है उसके बिहाफ पे कैलकुलेशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट as it has legal validity and can be submitted as a proof during claim settlement or disputes which can arise between broker and investor। ठीक है, ये कह रहा है ये एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इसकी लीगल वैलिडिटी यानी कि सेबी या फिर सेबी ने मतलब बोल रखा है कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा लीगली भी, कि जब भी कोई एंड कैन बी सबमिटेड एज ए प्रूफ, ठीक है, वही मैंने आपको बोला ना कि एज एन एविडेंस और प्रूफ के थ्रू सबमिट भी किया जा सकता है। कब सबमिट करोगे, जब कोई इशू आएगा, जब कोई प्रॉब्लम कुछ डिस्प्यूट आएगी, तो उनको जो है एज एन प्रूफ सबमिट करने के टाइम पे आप उसको एज एन कॉन्ट्रैक्ट नोट को प्रूफ की तरह सबमिट कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो कि हाँ ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये सारा कुछ मेंशन है, आपने इस डेट में इस टाइम पे ये परचेज इस अमाउंट पे खरीदा, इतने नंबर ऑफ शेयर सिक्योरिटीज़ आपके पास हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ये नहीं है कि अनफेयर हो रहा है इन्वेस्टर के साथ या किसी के साथ चीट हो रहा है, ठीक है, तो वो एज ए प्रूफ माना जाएगा। विच कैन अराइज बिटवीन ब्रोकर और इन्वेस्टर, जब भी ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में इस तरह के डिस्प्यूट होंगे तब। द कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स द यूनिक ऑर्डर कोड नंबर दैट इज असाइंड बाय स्टॉक एक्सचेंज फॉर ईच ट्रांजेक्शन, ठीक है, उसमें एक यूनिक कोड, एक यूनिक ऑर्डर में कोड नंबर होता है जो आपको स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। जब भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होगा तो उस पर भाई कुछ भी गवर्निंग का एक नंबर सीरीज होगा ना जिसके ट्रैक किया जा सके, तो वो गिवन होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज गिवन करता है हर ट्रांजेक्शन पे। जितनी बार भी ब्रोकर ट्रांजेक्शन करेगा, ब्रोकर इन्वेस्टर के बीच ट्रांजेक्शन होगा, उनके थ्रू जो भी ट्रेडिंग होगी यानी सेल परचेज होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा, उस पर एक जो है कोडिंग नंबर पड़ा होगा जो कि यूनिक कोड नंबर होता है, और ये कौन असाइन करता है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, यानी कि आपका सेबी। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट नोट भी समझ लिया, ये जस्ट एक समझिए एक डॉक्यूमेंट है जो ब्रोकर इशू करता है ट्रेडिंग करते समय, और जिसमें क्या क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर, सेल प्राइस, उसका परचेज प्राइस, डेट, टाइम और ब्रोकरेज के चार्जेस, ये 3-4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी लीगली वैलिड है, प्रूफ की तरह आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो आज हमने ये तीनों क्वेश्चंस कवर कर लिए, आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। आप डाउट के लिए मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, और एज सुन एज पॉसिबल उस डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे बेस होगा, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।